हाँ जी, गुड आफ्टरनून। बस 11 बजे। आफ्टरनून मैम। बाकी लोग कहाँ रह गुड गए? आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ रह गए? मैम रास्ते में है। ओहो, नेटवर्क इशू के चक्कर में ट्रैफिकिंग हो गई है ना? यस मैम। यस मैम। मैम सब सोच सोच के आ रहे हैं मैम, क्योंकि नेक्स्ट में वेबिनार है ना, इसलिए। अच्छा, ओहो, मेरे लेक्चर के साथ होएगा जो भी बुरा हाल होगा, है ना? कि आज एक लेक्चर छोड़ देते हैं मैडम का, रोज ही तो सुनते हैं। समझ Yes, में ma'am. आया कल जो पढ़ा था? गुड Yes, ma'am. Yes, आफ्टरनून ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। Am I audible? यस मैम। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज था, मेरा कनेक्ट ही नहीं हुआ दूसरी बार। ओके, तो कल तक जितना हमने Good पढ़ा था afternoon, समझ ma'am. में आया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। समझ में आया भाई सबको जो हमने पढ़ा कल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? विजिबल? विजिबल मैम। Yes, ma'am.
ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस कि आपका लिम्फेटिक और कि जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें कौन-कौन से मैम ऑर्गन्स आपकी जो है वो आवाज ऑडिबल नहीं है मैम, कट रही थी बीच में। यस मैम आप यस ऑडिबल मैम नहीं है मैम। अभी ऑडिबल है? यस मैम। यस मैम यस सो मैम हमने अभी तक ये स्टडी करा है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो लिम्फेटिक सिस्टम में हमने लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन स्टडी करे हैं, उसमें जो ऑर्गन्स हैं, उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है जिसको मिलाकर आपका जो है लिम्फेटिक सिस्टम बनता है वो स्टडी करा है। जो फ्लूइड है आपका जिसको हम लिम्फ कहते हैं वो किस तरह से जनरेट होता है, कैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब आपके लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है उसे हम लिम्फ कहते हैं। फिर वहां से जो है एक्स्ट्रा जितना भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको जो है लिम्फेटिक रीअब्सॉर्ब करके जो है वापस वीनस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, सो नाउ वी विल स्टडी कि जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास दो तरह के लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स, एक होते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। जो प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं उससे हम कहते हैं रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड, ये दोनों जो है हमारे प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स तो हमारे पास लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्यूल्स और स्प्लीन होती है। सो दीज आर द लिम्फेटिक ऑर्गन जिन्हें हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग विद द लिम्फ नोड। ठीक है, जो लिम्फ नोड्स होती हैं बेसिकली दीज आर स्मॉल ओवल शेप। ठीक है, स्मॉल और ओवल शेप होती हैं जो अराउंड आपके 1 से 25 मिलीमीटर की लेंथ तक होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट एज अ क्लस्टर। मतलब ये नहीं है कि वो एक कंप्लीट एक ही ओवल शेप या राउंड शेप स्ट्रक्चर होगा, दे आर इन अ क्लस्टर, झुंड में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, एंड व्हाट दे डू, वो एक तरह से लिम्फ जो है बॉडी से, डिफरेंट बॉडी पार्ट से लिम्फ को जो है अपने अंदर रिसीव करती है और वो जो लिम्फ है उसे बाद में आपके वीनस सिस्टम के साथ अटैच करके जो है हार्ट तक वापस पहुंचाती है। लेकिन जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं उसके बीच में जो है टी और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। मींस अगर कोई भी आपका जो फ्लूइड है जो हमने रेस्ट ऑफ द बॉडी कलेक्ट करा है, अगर वहां पर कोई इन्फेक्शन है सो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा कि वहां पर आपके टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स उन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इट मींस दे आल्सो एक्ट एज अ फिल्टर। तो यहाँ से जो भी फ्लूइड पास होगा दे आर एज अ फिल्टर, उसमें कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली बीन शेप, जैसे आपकी किडनी होती है, जैसे आप राजमा की एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं दे आर आल्सो बीन शेप। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं है। सो ये देखिए आपको अलग अलग जगह पे जो है कंप्लीट पाथवे पे आपको जो है लिम्फेटिक वेसल्स के पाथवे पे आपको लिम्फ नोड्स दिखेंगे। ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं, ग्रीन कलर की लाइंस दिख रही हैं, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, इन लिम्फेटिक वेसल्स क्या है, देयर इज अ चेक पॉइंट। दीज डॉटेड पॉइंट्स, ये जो आपको छोटे छोटे बबल से दिख रहे हैं, दीज बबल्स आर द लिम्फ नोड्स। तो ये एक चेक पॉइंट है, मीन जैसे यहाँ पर फ्लूइड आ रहा है तो हर जगह हर पॉइंट पर जाके वो फिल्टर होकर ही आगे जाएगा। सो दीज आर द पॉइंट दैट आर प्रेजेंट इन द पाथवे ऑफ द लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल के रास्ते पे प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर होते हैं ओवल शेप के। ठीक है, जिनका काम होता है बॉडी से जो अलग अलग रीजन में लिम्फ प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करके वापस जो है आपके हार्ट तक पहुंचाना। ठीक है, दीज आर द लिम्फ नोड्स। ठीक है, दीज आर द बीन शेप। ठीक है, दीज आर द बीन शेप। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई दे है। इसमें आपको दो चीजें दिखाई देंगी, एक साइड आपको दिख रहा होगा कि एरो एंटर हो रहे हैं, दूसरी साइड से आपको दिख रहा है एरो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, सो द पार्ट थ्रू एनी काइंड ऑफ फ्लूइड इज एंटर्ड। ठीक है, कोई भी चीज जो एंट्रेंस का पॉइंट है उसको हम कहते हैं एफरेंट वेसल्स। ठीक है, और जो इजेक्शन पॉइंट है जहां से इमर्ज आउट होता है, बाहर निकल रहे हैं जो भी फ्लूइड है, जो भी अमाउंट है, दैट इज नोन एज द इफरेंट लिम्फ वेसल। ठीक है, तो एफरेंट होता है, ठीक है, वो एफरेंट का मतलब है कि यहाँ से जो भी आपका लिम्फ नोड है उसके अंदर फ्लूइड एंटर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड एंटर कर रहा है। अब उसके बाद जब वो क्लीन हो गया, जब उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो डैमेज हो गए, सॉरी वो डिस्ट्रॉय हो गए, उसके बाद जो क्लियर फ्लूइड है वो यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द रीजन दैट इज नोन एज एफरेंट वेसल।
and these are the efferent vessels, ठीक है, that are emerging at the hilus. Now what do you mean by this hilus? हाइलस का मतलब होता है ऐसा कोई सरफेस जहां पर कोई भी आपकी ब्लड वेसल, कोई नर्व जो है एंटर या एग्जिट होती हैं, दैट रीजन और सरफेस इज नोन एज हाइलस. अब हाइलस, मैम आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है मैम. बिल्कुल नहीं आ रही आवाज. यस मैम. आ रही है. मैम बहुत कट कट क्या आ रही है आपकी Clear आवाज? है मैम. मैम नेटवर्क कट इशू क्या आ चल रही रहा है है, बहुत? नेटवर्क इशू चल रहा है. मैंने दोबारा कभी से मैम किया है बट क्लियर कहाँ से नहीं सुना. क्लियर आती है मैम, कभी आपकी आवाज क्लियर आती है, कभी कट जाती है मैम, थोड़ा ऐसे हो रहा है. नेटवर्क इशू चल रहा है शायद मेरे इधर. मुझे बता देना अगर नहीं समझ में आया तो आप वहीं पे बोल दिया करो, जब कहीं कटना शुरू हो जाती है ना वहीं पे रोक दिया करो कि मैम यहाँ से रिपीट कर दो. ऑडिबल है अभी आवाज? ओके मैम. Yes, यस मैम. ओके. यस मैम. ठीक है. सो हाइलस का क्या मतलब होता है? हाइलस का मतलब होता है वो सरफेस, ऐसा सरफेस जो कि आपकी किडनी पे, स्प्लीन पे या फिर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स पे प्रेजेंट हो, जहां से ब्लड वेसल या फिर आपकी नर्व्स जो है, नर्व फाइबर्स एंटर करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं. सो दिस सरफेस, ये जो सरफेस है, द सरफेस इज नोन एज हाइलस. ठीक है, जहां से वो एंटर और एग्जिट करते हैं. सो दिस सरफेस इज नोन एज द हाइलस. ठीक है. Then these nodes, हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा बार बार एग्जिट हो रहा था. क्या पढ़ा आप सुना देना प्लीज. आज जो मैं पढ़ा रही हूँ वो भी सबको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरी भी नेटवर्क इशू है, वो आवाज ही नहीं आई है. मैं रिपीट करूंगी एक बार, डोंट वरी, आप पता चल जाएगा. ठीक है. लिम्फ नोड जो है उसमें हमने ये चीज डिस्कस करी है, दैट दे आर द बीन शेप बॉडीज. ठीक है. उसमें क्या है, आपका एक एफरेंट वेसल्स होते हैं जहां से कोई भी. मैम क्या आपने बोला, क्या चल जाएगा? हेलो मैम. क्या चल जाएगा? मैंने कुछ जाने के लिए नहीं बोला. मैम आपकी आवाज कट गई थी. अभी आ रही है आवाज? यस मैम, कंटिन्यू Yes, ma'am. प्लीज. यस मैम. ओके. सो लिम्फ नोड्स में एक पार्ट रहता है जहां पर आपका जो भी ब्लड वेसल्स हैं, जो भी नर्व फाइबर्स है, वो एंटर करती हैं. ठीक है. जहां से एंट्रेंस पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं एफरेंट वेसल्स. दीज आर नोन एज एफरेंट वेसल्स. ठीक है. जहां से जो एग्जिट पॉइंट है, जहां से एमर्जिंग आउट होता है, दैट इज नोन एज इफरेंट वेसल. ठीक है. और ये जो सारी वेसल्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप. ठीक है. एंड प्रेजेंट एज अ सुपरफिशियल और एज अ डीप ग्रुप. मतलब सुपरफिशियली भी ये प्रेजेंट होंगे एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द डीप. सो दीज आर द बीन शेप बॉडीज. ठीक है. और आपको पता है लिम्फ नोड के अंदर जो है टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं. सो दे एक्ट एज अ फिल्टर आल्सो, कि उनमें से फिल्टर आउट होकर ही फ्लूइड आगे जाता है, वहां जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. देन वी हैव द रीजनल लिम्फ ड्रेनेज. ड्रेनेज का मतलब होता है रिमूव आउट, मतलब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है या एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको रिमूव करना, ड्रेन आउट करना. सो हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, हर ऑर्गन के पास उसका अपना एक रीजनल लिम्फ ड्रेनेज होता है. ठीक है. और जो रीजन की बात, मतलब किसी भी ऑर्गन, किसी भी पार्ट में जहां पर भी लिम्फ नोड प्रेजेंट होता है, वो उस एरिया का, उस रीजन का लिम्फ नोड होता है. तो उस रीजन में जो लिम्फ नोड है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो ड्रेन आउट करता है, उसको हम कहते हैं रीजनल लिम्फ ड्रेनेज. लेकिन हमारे पास एक और टर्म है यहाँ पे, हम कहते हैं सेंटेनाइल लिम्फ नोड. ठीक है. सेंटेनाइल लिम्फ नोड वो लिम्फ नोड्स होती हैं जो एज पर हाइपोथेटिकली ऐसा माना जाता है कि जो कैंसर की स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट अफेक्टेड लिम्फ नोड होती है, दैट इज द सेंटेनाइल लिम्फ नोड. ठीक है. यानी अगर कहीं से कैंसर स्टार्ट हो रहा होता है, जनरली इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, तो सबसे पहले अफेक्टेड जो नोड रहती है, दैट इज योर सेंटेनाइल लिम्फ नोड. यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही होगी, बाकी सब ग्रीन है. दिस इज द ब्लूइश कलर लाइन. ठीक है. यहां से जो ट्यूमर है, जो कैंसर है, वो बनना स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. द फर्स्ट अफेक्टेड your lymph node with the cancer is known as sentinel lymph node. तो यहाँ आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं किस तरह से वो जो कलर है उसका चेंज हो रहा है, एंड दिस इज अफेक्टिंग फर्स्ट. बाकी किसी को कुछ नहीं हो रहा. जैसे ये एक अफेक्ट हो गया, उसके बाद बाकी नियर अबाउट वाले सब अफेक्ट हो जाएंगे.
ठीक है, सो दिस इज नोन एज द सेंटेनाइल लिम्फ नोड, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव द स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन जो है दैट इज अगेन एन ऑर्गन, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन। तो स्प्लीन जो है हमारा सबसे बड़ा जो एक लिम्फेटिक ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है इन द लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन। नाउ व्हाट इज दिस एपिगैस्ट्रिक रीजन? एपिगैस्ट्रिक का मतलब होता है जैसे ही आपकी रिब्स एंड होती है, मान लीजिए यहाँ हमारा जो रिब केज है वो खत्म हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो एब्डोमेन का जो सेंटर वाला पार्ट है, दिस सेंटर पार्ट इज नोन एज एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे रीजन है उनके दूसरे नाम है। अगर आपको ध्यान हो, जब हमने स्टार्टिंग में एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ी थी, वहां मैंने आपको स्लाइड में शो किया था कि कौन से रीजन को आप किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एक रीजन होता है जिसको आप हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं, एक आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है। सो एपिगैस्ट्रिक का मतलब होता है जो सेंटर लोकेशन रहती है, ठीक है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि यहाँ हमारा स्टमक होता है, स्टमक आपका जो है वो लेफ्ट साइड में होता है, लीवर आपका राइट साइड में होता है, जिसको हम पूरे को हम कहते हैं ना ये हमारा पेट है, ये पूरा पेट नहीं होता बल्कि वो एब्डोमेन होता है, बेली होती है, उसके अंदर हमारे बाकी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन समवट द एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। स्प्लीन कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट लोकेशन, तो जो आपकी 9th और जो 11th रिब होती है उसके बीच में जहां कहीं भी आपकी 10th रिब की लोकेशन होती है, उस रिब की लोकेशन के विद रिस्पेक्ट जो है हमारा स्प्लीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन की स्प्लीन हमारे लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन 9th एंड 11th रिब, ठीक है। तो उसके बीच में आपका एक 10th रिब होता है, उस 10th रिब के बिल्कुल साथ ही जो रीजन होता है दैट इज फॉर द स्प्लीन। इट इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन एंड कैन हैव अ वेरिएबल साइज एज वेल एज वेट। तो थोड़ा बहुत साइज और वेट जो है वेरी कर जाता है विद रिस्पेक्ट टू योर स्प्लीन, ठीक है। देन इज द थाइमस, ठीक है। हमने ये स्टडी करा है कि थाइमस भी जो है आपका एक प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। तो थाइमस को हम बटरफ्लाई ऑर्गन भी कहते हैं बिकॉज इसकी जो अपीयरेंस है वो बटरफ्लाई जैसी होती है। इट्स अ काइंड ऑफ डकलेस ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है बटरफ्लाई अपीयरेंस होती है जिसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है। अगर मैं एग्जैक्ट डायग्राम बना पाऊं, कुछ इस तरह से रहता है इसका स्ट्रक्चर, जिसकी अपीयरेंस थोड़ी बटरफ्लाई जैसी होती है, ठीक है। ऐसी अपीयरेंस होती है इसकी कुछ, आई एम नॉट श्योर कि मेरे से पूरा सही से बना है, पर कुछ इस तरह से रहता है। 2 लोब्स रहती हैं, दीज आर द 2 लोब्स, ठीक है। और ये एलोंगेटेड लोब्स होती हैं, बड़ी बड़ी लोब्स होती हैं। और एक फीटस के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गन होता है दैट इज द थाइमस एंड इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम एक जगह जो बोन होती है हमारी, जिसको हम चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन कहते हैं, दैट इज द स्टर्नम। उसके पीछे प्रेजेंट होता है आपका थाइमस। बैक साइड में थोरेसिक कैविटी होती है वहां प्रेजेंट होता है। एंड दे आल्सो सीक्रेट लिम्फोपोइटिन। लिम्फोपोइटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि आपका थाइमस सीक्रेट करता है, दैट हेल्प्स इन द टी सेल मैच्योरेशन। जो आपके टी सेल्स होते हैं वो लिम्फोपोइटिन की वजह से ही मैच्योर हो पाते हैं और आगे अपना इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डक्टलेस? मैम जिनकी डक्ट नहीं होती। मैम जो मतलब Without डायरेक्ट ब्लड में secrete डायरेक्ट सप्लाई ब्लड में। एग्जैक्टली जो ऐसे हमारे ऑर्गन, जो ऐसे ग्लैंड्स जो कि डायरेक्टली अपनी सिक्रेशन ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, दे डोंट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ डक्ट फॉर द पैसेज। डक्ट का मतलब सिर्फ इतना है जैसे कोई पैसेज होता है, ठीक है, जैसे कोई पाइप है, कोई वेसल है, जो उनको उनका जो भी सिक्रेशन है उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं डक्ट। जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जिन्हें किसी डक्ट की जरूरत नहीं, किसी पैसेज की जरूरत नहीं, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं, ठीक है। सो थाइमस इज अ डक्टलेस ग्लैंड। देन वी हैव लिम्फेटिक नोड्यूल्स, ठीक है। लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं एक तरह की क्लस्टर होती है लिम्फेटिक सेल्स की। मतलब जो लिम्फेटिक सेल्स होते हैं जब वो एक साथ जो है क्लब करके क्लस्टर बनाते हैं, वो क्लस्टर जो है ओवल शेप का दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए ये ओवल शेप का एक क्लस्टर है और ये क्लस्टर कैसे बना है? ये छोटे छोटे लिम्फेटिक सेल्स से, ठीक है। लिम्फेटिक सेल्स आपस में जो है ज्वाइन हो रहे हैं, दे आर
अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से अटैच हैं, एंड दे फॉर्म अ क्लस्टर। तो इस तरह से उन्होंने क्लस्टर बनाया, बट दे आर सराउंडेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसमें कोई भी कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ठीक है। सो दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मोर ओवर जो नोड्यूल्स होते हैं, दे आर समवट हैविंग द सेम फंक्शन एज नोड्स, उनमें भी फिल्टरिंग का काम होता है, यानी अगर कोई भी फ्लूइड यहाँ एंटर करता है तो ये जो नोड्स होंगे, नोड्यूल, ये उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दे विल अटैक द एंटीजन एंड दे विल फिल्टर द फ्लूइड, ठीक है। और हमारी बॉडी में अलग अलग जगह जो है लिम्फेटिक नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ माल्ट। माल्ट होते हैं म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। ऐसे लिम्फेटिक टिश्यू जो म्यूकोजल लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं इन सम एरियाज, जैसे कि टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, जैसे ही पियर्स पैचेस हैं या अपेंडिक्स है। पियर्स पैचेस क्या होता है, ये क्लस्टर जो लिम्फेटिक नोड्यूल्स का क्लस्टर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक रीजन होता है जिसको हम इलियम कहते हैं, ठीक है। इलियम रीजन पे जब ये सारा क्लस्टर वहां प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द पियर्स पैचेस। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिम्फ और काइल में सिर्फ इतना फर्क है कि लिम्फ जो है वो कलरलेस है, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं काइल की, तो काइल में क्या चीज प्रेजेंट है, आपका फैट कंटेंट है दोनों ही लिम्फ है। बिल्कुल यहाँ ऐसा ही है। अगर लिम्फेटिक नोड्यूल्स हमारे थ्रोट में प्रेजेंट है तो उसको हम टॉन्सिल्स कहेंगे, ठीक है। अगर वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में है तो उसको पियर्स पैचेस कहेंगे। और ये जो माल्ट है जिसको हम म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू कहते हैं, हमारे अपेंडिक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सो देयर आर 3 लोकेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द दिस माल्ट, ठीक है। तो ये चीज है। इसमें एक चीज और रहती है कि जो माल्ट होता है, उस मैंने आपको पहले बताया, लिम्फेटिक सिस्टम का जो यहाँ रोल है, दैट इज द रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी, ठीक है। कोई भी फॉरेन मैटर है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ रहा है, ये उसको डैमेज कर देते हैं, ठीक है। सो दे अवॉइड कि वो आगे कहीं स्प्रेड हो। तो हमारी बॉडी पे अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं, दैट विल ट्राई टू मेंटेन कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। देन इज द टॉन्सिल्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट अलोंग विद द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो ये जो है हमारे थ्रोट में प्रेजेंट होता है, हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है एज अ प्रोटेक्टिव रिंग। जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होती है या जब भी कभी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। यस मैम। अब आ रही है? यस मैम। सो बेसिकली क्या रहता है कि जो टॉन्सिल्स होते हैं वो हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं, एक प्रोटेक्टिव रिंग की तरह प्रेजेंट होते हैं। एक ऐसी रिंग, प्रोटेक्टिव रिंग होती है कि जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ओरल रूट से, मुंह से आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो ये वहां पर डिफेंस की तरह काम करते हैं, ठीक है। दे विल एक्ट एज अ डिफेंसिव मैकेनिज्म और दे विल ट्राई टू किल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से वो इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आपके गले में खराश होती है या आपको गले में दर्द होती है, तो आपके अगर आपने कभी मिरर पे ध्यान से देखा हो, तो जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं ना, पूरी तरह से इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, पूरी तरह से रेड हो जाते हैं और उसमें आपको व्हाइट कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दैट इज द सिग्निफिकेंट। जब हमारा गला खराब होता है, डॉक्टर कहता है ना कि हाँ मुंह खोल के दिखाओ। सो दे वांट टू सी कि क्या आपके टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड हुए हैं, कितना इन्फ्लेम्ड हुए हैं, क्या दिक्कत हुई है, उसी के बेसिस पे वो आपको मेडिकेशन देते हैं, ठीक है। अगर हम टॉन्सिल्स की बात करें जो कि हमारे नेजो और फेरिंग्स एरिया में प्रेजेंट है, मतलब जहां आपका नेजल और फेरिंग्स एरिया जो है एक साथ क्लब होता है, जहां ज्वाइन होता है, उस एरिया को कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल और एडेनॉइड्स, ठीक है। सेकंड है, अगर टॉन्सिल्स आपके ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल, ठीक है। ओरल कैविटी वाले को कहेंगे पेरेंटाइन टॉन्सिल। अगर कोई ऐसा टॉन्सिल है जो आपके टंग के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, 1/3 पोस्टीरियरली है, देन इट विल बी लिंगुअल टॉन्सिल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड पोस्टीरियर? बैक साइड। बैकवर्ड मैम। हाँ, तो जो हमारी टंग के बिल्कुल पीछे है, नॉट एक्चुअली बिल्कुल पीछे, बट 1/3 समवट डेविएटेड लोकेशन में जो प्रेजेंट है, बट
इट इज ऑन द बैक साइड, दैट इज नोन एज द लिंगुअल टॉन्सिल्स। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, फर्स्ट इज द डायग्राम शोइंग द फेरेंजियल टॉन्सिल, ये आपका फेरेंजियल टॉन्सिल है, ठीक है। देन is the second, that is your palatine tonsil. This is a palatine as well as lingual. ये है आपका palatine और ये है आपका lingual, ठीक है। सो यहाँ कहीं अगर मानते हैं यहाँ हमारी कहीं टंग है, ठीक है, तो उसके जो 1/3 है, मतलब नॉट एग्जैक्टली कि वो बिल्कुल ही पीछे है, बट समवट डेविएटेड पोजीशन पे है, थोड़ा तिरछा प्रेजेंट है वो, ठीक है। सो इट इज समवट डेविएटेड एंड प्रेजेंट हियर इज योर लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। फिर उन्होंने आपको पियर्स पैचेस का एक अपीयरेंस शो कर रखा है कि पियर पैचेस जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं अगर आप माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, ठीक है। देन इज द अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी क्या है? बेसिकली अप्लाइड एनाटॉमी में जो भी हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा है उसको हम डिजीज के साथ थोड़ा बहुत कोरिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लिम्फेटिक वेसल्स जो है या लिम्फ वेसल जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, देयर इज अ कंडीशन नोन एज लिम्फेंजाइटिस, ठीक है। लिम्फेजिनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है और स्किन के ऊपर कुछ इस तरह की रेडिश कलर की स्ट्रीक्स दिखती है। स्ट्रीक्स माने ये जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं, इस तरह की लाइंस जो हैं विजिबल होंगी, ठीक है। दीज आर द लाइंस विजिबल हैं जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, Yes, दीज yes, आर द लाइंस, ठीक है। जब लिम्फ एजेनाइटिस होता है, लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन एक तरह की ऐसी कंडीशन होती है जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या कोई फॉरेन बॉडी के अंदर एंटर करती है, उस टाइम पर बॉडी एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो करने की कोशिश करती है और कुछ ऐसे केमिकल एजेंट्स को रिलीज करती है, ऐसे केमिकल एजेंट्स को ब्लड में छोड़ती, जिसकी वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाए या वो एजेंट जो फॉरेन बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। इन बिटवीन उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में रेडनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो पूरी सीक्वेंस है कि जब आपको इचिंग होगी, रेडनेस होगी, पेन होगी, उस चीज को हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। उसको बहुत डिटेल में आपका सब्जेक्ट आएगा, पैथोफिजियोलॉजी पूरा चैप्टर है इन्फ्लामेशन पे, बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे वहां। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि जब कभी चोट लग जाती है तो रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है, ये सब जो है इज द इंडिकेटिव साइन ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। सो जैसे इन्फ्लामेशन हो जाएगी इस तरह की चीजें जो है दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड डिजीज वी हैव फिलारिस, ठीक है। फिलारिस क्या है कि जो मॉस्किटो है, ठीक है, वो माइक्रोफिलेरिया एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एंटर होता है मॉस्किटो की बॉडी में और उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। और जैसे ही फिलारिस हो जाता है तो जो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर वो अटैक करता है। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम पे अटैक करता है तो लिम्फेटिक सिस्टम अगर ढंग से काम नहीं करेगा तो जो फ्लूइड है वो बॉडी में अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा और इस तरह की आपको अपीयरेंस दिखाई देगी, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये जो लेग्स है वो एलिफेंट जैसी हो जाती हैं, ठीक है। बट दिस इज हाँ बोलो। फिलियारिस जो है एक तरह की ऐसी बीमारी है जिसमें जो ये माइक्रोफिलेरिया है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये थ्रू मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाता है और मॉस्किटो जब हमें काटता है, मॉस्किटो बाइट के टाइम पे क्या होता है, वो एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। जब वो एजेंट हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है तो वो इस तरह से जो है आपकी बॉडी में पूरी साइकिल बनाता है। अब जब वो आपकी बॉडी में एंटर होता है तो लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर वो अटैक करता है, वो धीरे धीरे पूरी लिम्फेटिक वेसल्स में स्प्रेड हो जाता है और लिम्फेटिक वेसल को काम करने से रोक देता है। जब लिम्फेटिक वेसल्स काम नहीं करेंगी तो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो है वो कहाँ जमना शुरू हो जाएगा, हमारे टिश्यूज में जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ इस तरह की अपीयरेंस दिखाई देगी जैसे ये पेशेंट का दिखाई दे रहा है। तो मैम ये मॉस्किटो की वजह से पहले से ही मतलब फैलता है कि कैसे? मॉस्किटो कैरियर है तो वो कैरी करता है। हाँ, ये भी कैरी करता है। ये मतलब एक तरह का वेक्टर है, ये कैरियर है। इसके अंदर जैसे आप कहते हो ना मलेरिया का प्रेजेंट होता है ना, ऐसे ही बाकी जो ये फिलारिस है, माइक्रोफिलेरिया है, ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है, कैरियर है ये उसका। ओके मैम।
मैम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता? ट्रीटमेंट होता है, क्यों नहीं होता। हम कॉजेटिव एजेंट को हटाने की कोशिश करेंगे, इससे पहले हम उसको एजेंट को खत्म करेंगे माइक्रोफिलेरिया, इसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देंगे। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे ये जैसे ये मेन एजेंट जो है वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है, उसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन है वहां रुक जाएगी, तो कंडीशन जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये एक तरह का पैरासाइट है, पैरासाइट समझते हैं, सॉरी ये पैरासाइट है, होस्ट पे लिव करता है। हाँ, तो जो पैरासाइट है वो हमारे ऊपर जो है अपने फूड के लिए डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये जो है एंटी पैरासिटिक एजेंट्स होते हैं हमारे, वो दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जिससे डिजीज ठीक हो जाती है। मैम जब ये मॉस्किटो के गट में या फिर मैम जब उसके इंटेस्टाइन में मैम जो रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, हमारी बॉडी में आने के बाद एक्टिव होता है? हमारी बॉडी में आने के बाद ही एक्टिव होता है। जैसे आप ये देखिए कि जो आपका मॉस्किटो है वो कितने सारे के लिए एक वेक्टर की तरह काम करता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें कैरी करके लेके जाता है, लेकिन उसको खुद को कुछ नहीं होता क्योंकि वहां पर वो इनएक्टिव होता है। उसकी सेल कंप्लीट तभी होगी जब वो हमारे अंदर एंटर करेगा, तब उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। यहाँ आप देखिए प्रोसेस देखिए, जैसे ही मॉस्किटो के अंदर है, ठीक है, तो मॉस्किटो के अंदर से वो अपना ब्लड मील लेगा, मॉस्किटो ने हमको खाया, ठीक है, वो हमारी बॉडी में आ गया, उसके बाद वो वहां मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया, ठीक है, पूरे का पूरा मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गया और उसने हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को आगे डैमेज कर दिया, ठीक है मैम। जी। मैम इसमें वेक्टर मॉस्किटो कौन सा है, क्यूलेक्स है? वो आपको पता होगा कौन सा है, बताओ भाई। क्यूलेक्स होता है मैम इसका। हाँ भाई भव्या ठीक बता रहे हैं। मेरे को नहीं पता। और कोई क्वेश्चन नहीं सुना क्या पूछा? वो ये बता रहे हैं कि इसमें जो मॉस्किटो है वो मॉस्किटो कौन से वाला है जो वेक्टर की तरह काम करता है। उन्होंने बताया क्यूलेक्स है, तो मैंने पूछा क्या ये ठीक बता रहे हैं क्यूलेक्स है? नो आइडिया क्यूलेक्स मैम। होता है, सही नो बोल आइडिया रहे हैं, मैम। क्यूलेक्स ही होता है, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ ना कि Okay, बाकी लोग सो तो नहीं रहे हैं, नहीं। चलो एक डिजीज ma'am. हो गई है, देन वी हैव लिम्फेडिमा। मैम हाँ जी, मैम इसका जो ट्रीटमेंट होता है क्या वो सर्जिकल मेथड से भी रिमूवल हो सकता है? नहीं तो नहीं ज्यादा नहीं बच्ची, एक्सपर्ट सर्जिकल की क्या जरूरत है। देखो जो मॉस्किटो है उसने इन्फेक्शन करा, आपने एंटीबायोटिक्स दिए, उसके जो भी लार्वा है उस मॉस्किटो के जो वेक्टर आया है हमारे पास माइक्रोफ्लेरिया, उसको खत्म कर दिया, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, कंडीशन ठीक हो जाएगी। ओके। हम सर्जिकल हम तब ऑप्ट करते हैं जिस टाइम पे हमारी दवाइयां काम करनी बंद कर देती हैं, तब हम सर्जिकल पे जाते हैं, या कंडीशन जब पेशेंट की आई है वो बहुत सिवियर कंडीशन है और उस पर दवाई असर कर ही नहीं सकती, हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तब हम सर्जरी पे जाते हैं, डायरेक्टली नहीं जाते। मतलब सर्जरी ऑप्शन प्रेफर करते हैं पर एक्सट्रीम केसेस में? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए एक्सट्रीम केसेस, अब ये देखिए इससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगा। देखिए सारी जगह स्वेलिंग है, लेकिन अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगी डिजीज। आई डोंट थिंक इसके बीच में सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ओके। देन वी हैव लिम्फेडिमा, ठीक है। लिम्फेडिमा का मतलब होता है जो लिम्फेटिक वेसल्स है उसके बीच में फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो एक जगह जमना शुरू हो जाता है, ठीक है, प्रॉपरली ड्रेन आउट नहीं होता, तो इस तरह की स्वेलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दोनों लेग्स में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ कितनी ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गए, द कंडीशन इज नोन एज लिम्फेडिमा, ठीक है। और ये कहा जाता है ऐसा कि जो पेशेंट है जिनको लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम है, दे शुडंट वियर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी एज वेल एज द टाइट फिटिंग क्लोथ्स, ताकि वो जो एरिया है उसके ऊपर और प्रेशर अप्लाई ना हो। जितना ज्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, जितना ज्यादा उस पर टाइट क्लोथ्स पहने जाएंगे या फिर उस पर ज्वेलरी या कोई भी ऐसी एसेसरीज पहनी जाएगी, तो वहां पर कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाती है,
ठीक है. So it is always advised never wear any kind of tight fitting clothes as well as jewelry when there is lymph edema. ठीक है. एक कंडीशन मैम होती है. हाँ मैम जी तो दोनों डिजीज में डिफरेंस क्या है मैम? दोनों में तो स्वेलिंग ही होती है. बेटा, दोनों में फर्क है ना. एक जगह फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है किसी और इनकी वजह से, आपका लिम्फेटिक सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है. यहाँ पर जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है. द इटियोलॉजी इज डिफरेंट ना, हर जगह रीजन अलग है. खराब तो लिम्फेटिक सिस्टम नहीं होना है, चाहे वो स्वेलिंग हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, ठीक है, चाहे इन्फ्लामेशन हो जाए, चाहे इस तरह की एलिफेंटियासिस जैसी कंडीशन हो जाए. खराब तो लिम्फेटिक सिस्टम हो रहा है, लेकिन हर जगह जो कॉजेटिव एजेंट है, जो एटियोलॉजी है, वो वेरी करती है. ठीक है. देन इज द लिम्फेडिनोपैथी. लिम्फेडिनोपैथी क्या है? ये सिर्फ लिम्फ नोड्स की एक डिजीज है. इसमें क्या होता है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, उनका साइज बड़ा हो जाता है, और अगर उन एरिया को टच किया जाएगा दैट विल बी वेरी पेनफुल. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूरा जो नेक है वो स्वॉलन है. ठीक है. दिस इज द कंडीशन ऑफ लिम्फेडिनोपैथी. पूरी स्वेलिंग आ चुकी है. अगर यहाँ कोई टच करके उसको मॉनिटर करने की, एग्जामिन करने की भी कोशिश करेगा, इट विल बी वेरी पेनफुल. इस तरह से स्वॉलन हो जाती है लिम्फ नोड्स. देखिए नॉर्मल लिम्फ नोड्स कितनी छोटी हैं, ठीक है, स्वॉलन होने पे वो कितनी साइज उनका जो है वो इंक्रीज हो गया है, और साथ ही साथ उसमें रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, और वो पेनफुल हो जाती है. वजह क्या है? वजह तो कोई भी होती है ना लिम्फेडिनोपैथी के लिए. मैंने आपको बताया कॉजेटिव एजेंट कोई भी हो सकता है, किसी वजह से भी हो सकता है. चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रहा है, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है उसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है, कैंसर के केस में भी जो है लिम्फ नोड स्वॉल हो जाती हैं. बहुत सारे रीजन हैं. यू विल स्टडी, अगर आपको ये डिजीज आएंगी डिटेल में तो आप ये सारी डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ोगे, कहाँ से आया, क्यों आया, सब पढ़ोगे. यहाँ सिर्फ नाम ही है. ठीक है, एचएपी में. देन वी हैव लिम्फोमास. जैसे कि मैंने आपको बताया था, लिम्फोमास इज अ काइंड ऑफ कैंसर. ठीक है. सो जो लिम्फेटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो लिम्फोइड सेल्स हैं, जिनको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, इनका जो कैंसर होता है, ठीक है, उसको हम लिम्फोमास कहते हैं. आप ये देख सकते हैं, दे विल ओरिजिनेट, और वो इस तरह से पैचेस छोड़ने स्टार्ट कर देते हैं. ब्लू और आपको रेड कलर के जो है, पिंक रेड कलर के पैचेस दिखाई देंगे. सो दीज आर द सिचुएशन इन केस ऑफ लिम्फोमास, अ काइंड ऑफ कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. ठीक है. और जो पेशेंट्स ऑलरेडी HIV, हेपेटाइटिस, इबोला वायरस, इन सब से सफर कर रहे होते हैं, दे आर मोर प्रोन टू लिम्फोमास. मतलब उनमें ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं कि अगर ये बीमारियां हैं तो लिम्फोमा होने के चांस बहुत ज्यादा हैं. ठीक है. इंसिडेंस रेट बढ़ जाता है, बीमारी होने चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. देन इज अ टॉन्सिलाइटिस. ठीक है, मैंने आपको कहा था जिस टाइम पे जैसे गला खराब होता है, अगर आप कभी ध्यान से देखेंगे ना, आपको इस तरह की अपीयरेंस दिखाई देगी. दीज आर द टॉन्सिल्स. ठीक है, जो आपके टंग के बिल्कुल पीछे होते हैं. जब गला खराब होता है तो ये इन्फ्लेम हो जाते हैं. ठीक है, और इसमें आपको पेन होनी स्टार्ट हो जाती है. ये पूरा रेडनेस दिखाई देगा, एंड दिस व्हाइटिश एरिया विल बी देयर. ठीक है. सो डॉक्टर यही चीज आपकी सबसे पहले चेक करते हैं कि हाँ गले में क्या दिक्कत है. ठीक है. उसके बाद जो है वो अकॉर्डिंगली डायग्नोज करते हैं. टॉन्सिल स्वॉलन हो जाते हैं, फीवर होना शुरू हो जाता है, पेन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, जब कभी टॉन्सिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है. लेकिन अगर ये टॉन्सिल्स बहुत ज्यादा एनलार्ज हो गए हैं, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और ये दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा, देयर इज द ऑप्शन ऑफ सर्जिकल रिमूवल. ठीक है, जिसको हम टॉन्सिलेक्टॉमी कहते हैं. टॉमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल. ठीक है, तो टॉन्सिलेक्टॉमी जो है की जाती है, जिससे टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है बॉडी में से. ठीक है, समटाइम्स सर्जिकल इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट. देन वी हैव स्प्लीनोमेगाली. स्प्लीनोमेगाली मतलब जब स्प्लीन का साइज जो है वो बढ़ जाता है. मेगैली मींस द लार्जर साइज. जब किसी भी ऑर्गन का साइज बड़ा हो जाए या उसके साथ वर्ड मेगैली लगा है तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब है कि स्प्लीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है. इसमें भी बहुत सारे रीजंस इन्वॉल्व रहते हैं जो आपके स्प्लीन के साइज को बढ़ा सकते हैं. तो स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है तो बॉडी को कई बार ऐसी फील आती है कि हमारा पेट हम जो है वो भरा हुआ है, एब्डोमेन फुल है,
पेन जो है उस एरिया में लगेगा, ठीक है, फटीगनेस, थकावट की दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें जो है वो मॉनिटर होनी स्टार्ट हो जाती है व्हेन देयर इज स्प्लीनोमेगाली। नॉर्मल स्प्लीन देखिए आप कितना छोटा सा है, ठीक है, और अगर स्प्लीनोमेगाली हो जाता है तो स्प्लीन कितना बड़ा हो गया, ठीक है, देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज। सो मेगाली मींस एनलार्ज ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन बड़ा हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कुछ समझ भी आया और Yes, ऐसा ma'am. लगा कि बीमारियां ऊपर से ही निकल गई सारे? यस मैम। नो मैम। मैम आ गई समझ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारी डिजीज जो है वो पेपर में लिखनी है, ठीक है, उसमें आपको अगर आप 1 या 2 भी लिखोगे तो चलेगा, कोई वो नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन दे रही हूँ, जिसको जो आसान लगे वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस पे मेंशन नहीं है कि आपको कोई डिजीज पढ़नी है, सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि इस तरह की डिजीजेस जो है हो सकती है अगर लिम्फेटिक सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, ठीक है। मैम टाइप्स ऑफ टोन्सिल एक बार बता दीजिए। टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स बता देते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊं या ऐसे ही बता दूं? मैम शेयर करके। अच्छा चलो शेयर करके बता देते हैं। विजिबल है स्क्रीन? यस। ओके, आपको चाहिए टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स जो है जिस भी लोकेशन पे प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर वो आपके नेजोफेरिंक्स रीजन पे प्रेजेंट है, जहां आपका नेजल और फेरिंक्स जो है एक जगह क्लब होता है, उस एरिया में अगर प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल, जिसको हम एडेनॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, मुंह के अंदर प्रेजेंट है जहां ओरल कैविटी है, तो उसको आप कहेंगे पैलेंटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। एक है आपका जो आपकी टंग के पीछे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इमेज आपको दिखाई थी ना कि बैक साइड में टंग के पीछे होते हैं टॉन्सिल्स, इमेज अभी देखी, उसको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। सो जिस भी लोकेशन पे वो प्रेजेंट होते हैं उसी के हिसाब से हम उन्हें नाम दे देते हैं। ये है कि टॉन्सिल की टाइप। ओके। हाँ भाई समझ में आया यस आपको? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैम एक बार लिम्फोमास बता देना। क्या हो गया? चैटिंग बॉक्स में क्या चल रहा है? Excuse अरे मैम। वाह, तो हैप्पी बर्थडे चल रहा है भाई। ये मैं पढ़ा रही हूँ, तुम हैप्पी बर्थडे Yes, टू यू ma'am. खेल रहे हो हैं? नो मैम। देखो ऐसे चैटिंग नहीं खेलनी है यहाँ पे, ठीक है ना। सुबह से तुम्हें अभी टाइम मिला अदिति को विश करने का है, वो भी एचएपी के लेक्चर में। ऐसे चैटिंग नहीं करनी है, ठीक है। कई बार कोई सीनियर अथॉरिटी है वो भी एंटर हो जाती है आपके क्लास में, ठीक है। मैं तो देखती हूँ आप चैटिंग बॉक्स में क्या करते हो, फिर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। ऐसे काम नहीं करने, शरारतें नहीं करनी है, ठीक है। मैम अदिति बोली थी कि 12:30 बजे टाइमिंग है। हाँ तो आज ही मतलब के दिन। 12:30 Yes, बजे ma'am. टाइमिंग है तो मैडम की क्लास बीच में आ गई है। मैम 12:30 बजे Yes. केक कट करना था उसमें, तो कोई बात नहीं, तो तुम उस टाइम कर देते ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कर देते, यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ये एक मीडिया रह गया बातचीत करने का। हम व्हाट्सएप में जाते तो क्लास छोड़नी पड़ती। यस मैम। अरे मतलब बहाने देख लो, पूरे रेडी हैं। ऐसे शरारतें करोगे मैंने क्लास से बाहर निकाल देना। यहाँ भी ऑप्शन है, फिर पूरा दिन कोई क्लास ज्वाइन नहीं कर सकोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे काम नहीं करने। मैम मेरा एक्चुअली एक डाउट था। नहीं, आप बिना एक्चुअल के भी डाउट पूछ सकते हैं, बताइए। यस मैम। मैम ब्लड डिसऑर्डर में ना मैम पढ़ रहा था, उसके अंदर मैम हॉडकिन एक वो नहीं है, हाँ, हॉडकिन डिजीज है हॉडकिन डिजीज मैम। है, उस हाँ। यस मैम उसमें नॉन भी है मैम, दोनों ऑलमोस्ट सेम है मैंने पढ़ा। बस उनमें डिफरेंस ये है कि मैम कि लाइक जो हॉडकिन डिजीज है उसके अंदर 13 से लेके आई गेस 20 समथिंग की एज में होता है, उसके अंदर जो नॉन वाली है उसके अंदर ट्यूमर फैल जाता है मैम। बट है तो कुछ सेम ही है उसके अंदर, ऐसा क्यों है इतना डिफरेंस फिर?
नहीं, जो मेन डिफरेंस होता है हॉडगिंस और नॉन हॉडगिंग, जो हम लिम्फोमा कहते हैं, कैंसर कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि आपके जो हॉट लिम्फोमा होता है ना, उसमें एक तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं जिसे हम रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब एक फिजिशियन था, उसने इसको आइडेंटिफाई किया था, तो वहां ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे रीड स्टर्नबर्ग सेल्स कहते हैं। लेकिन नॉन हॉटकिन लिम्फोमा में ये सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, दोनों ही कैंसर होते हैं, लेकिन एक में ये पर्टिकुलर सेल जो मैं आपको बता रही हूँ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरे में एब्सेंट होते हैं। ये एग्जामिन बट करके मैम हमें पता चलता है। कैंसर तो मैम सिस्टम में ही जा रहा है, तो मैम अब सारे तो ऑर्गन जाएगा ही, ऑब्वियस ही बात है। बट नहीं मैम देखो, उसके अंदर स्पेशली से ट्यूमर कर रखे नॉड वाले में। नहीं देखो, ऐसा नहीं होता। जब हम बहुत सारी डिजीज पढ़ते हैं ना, तो उनके फीचर्स जो हैं एक दूसरे से मैच करते होते हैं। ठीक है, लेकिन Yes, हम ma'am. कोई ना कोई ऐसा डायग्नोस्टिक पैरामीटर ढूंढते हैं, ऐसा कोई लैब पैरामीटर ढूंढते हैं जिसकी हेल्प से हम उन्हें डिस्टिंग्विश कर सके। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर मैं कॉमन में आपको समझाऊं, आपने सुना होगा अस्थमा की बीमारी होती है बहुत सारे लोगों को, Yes, ma'am. है ना। एक होती है सीओपीडी की बीमारी, अगर आपने शायद नाम सुना हो। सीओपीडी एक और डिजीज होती है जिसके साइन और सिम्टम्स बिल्कुल अस्थमा जैसे होते हैं, उसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। दोनों ही रेस्पिरेटरी की डिजीज हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस आता है जब हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की, जब उनके टेस्ट करवाए जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि पेशेंट को अस्थमा है या सीओपीडी है। उनको दोनों को ऐसा होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। ठीक है, सीजन के साथ साथ कंडीशन वर्स होती चली जाएगी। ठीक है, खांसी बहुत ज्यादा रहेगी, चेस्ट टाइटनेस रहेगी। ठीक है, हर चीज सेम रहेगी। लेकिन जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हैं तो जर्नली जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं वो स्मोकर्स होते हैं। ठीक है, जो स्मोकिंग करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें चेन स्मोकर्स भी कहा जाता है, उन कंडीशन सीओपीडी की दिक्कत रहती है। लेकिन अस्थमा के केस में ऐसा नहीं होता। अस्थमा के केस में एलर्जिक एजेंट भी हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे कई बार स्ट्रेस एक ऐसा रीजन होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी कह सकते हो, जिसकी वजह से जो है अस्थमा जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन सीओपीडी के केस में कई बार ये भी रहता है, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वो तो स्मोकर्स नहीं होंगे। उनके केस में एक प्रोटीन होता है जिसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन कहते हैं, वो प्रोटीन डेफिशिएंट होता है। तो इन सब चीजों से हम डिफरेंशिएट करके बताते हैं कि कौन सी डिजीज प्रेजेंट है। जैसे आप हॉडगिंस और नॉन हॉडगिंस की बात कर रहे हैं, दोनों ही कैंसर है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि वो जो स्पेशल सेल्स होते हैं, जो एक फिजिशियन, एक डॉक्टर ने फाइंड आउट किए थे, सिर्फ और सिर्फ हॉडगिंस में मिलते हैं, नॉन हॉडगिंस में नहीं मिलते। जिससे आप उनमें ये डिफरेंशिएट कर पाते हो कि जो ट्यूमर बन रहा है, ये सारी चीज जो आपको सिम्टम्स दे रही है, ये ऐसा तो नहीं है कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम दोनों का एक टेस्ट करते, कंफर्मेटरी टेस्ट, जिससे डिस्टिंग्विश करते हैं। वो करना जरूरी है बिकॉज ट्रीटमेंट के हिसाब से चलता है। मैम हॉटकिंस में लाइक उसमें क्या है, अगर मैम कैंसर सिस्टम में फैल रहा है तो मैम सारे ऑर्गन्स में जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, लिम्फेटिक सिस्टम में है। तो मैम ऐसे तो हॉटकिंस से मैम ट्यूमर हो सकता है, उससे भी उसका ट्यूमर तो ट्यूमर क्योंकि सारे देखिए, organs कैंसर हैं। का मतलब देखिए, कैंसर का दो तरह से मतलब रहता है, एक होता है बिनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। ट्यूमर दोनों में बनता है। एक होता है जो सिर्फ एक ma'am. ऑर्गन तक ही रिजिड रह जाता है, वो स्प्रेड नहीं होता, उसे हम बिनाइन कहते हैं। ठीक है, जो स्प्रेड हो जाता है ट्यूमर, वो भी होता है, लेकिन वो मैलिग्नेंट है, इसलिए हम उसे कैंसरस सेल्स कहते हैं। ठीक है, जो बिनाइन होते हैं उसको हम कैंसर नहीं कहते, उसे हम सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर का नाम देते हैं, बिकॉज वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। जो कैंसरस है, मैलिग्नेंट है, वो स्प्रेड होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, क्योंकि थ्रू ब्लड सर्कुलेशन वो यहां से वहां सारा जो है स्प्रेड हो रहा होता है। यस मैम, थैंक यू। चलिए, ये मैंने आपको शेयर कर दिया है मटेरियल। ठीक है, जो आज पढ़ाया है ये आप लोगों के क्लासरूम पे मैं अभी बस लेक्चर खत्म होते शेयर कर देती हूँ, और आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। कल टेस्ट है, पता है ना? यस ऐसा नहीं वो सोचना है कि मैम टेस्ट भूल जाएंगे, मैडम सब भूल जाएंगे, टेस्ट नहीं भूलेंगे। ठीक है, यस मैम। और भी अदिति का बर्थडे आज, हैप्पी बर्थडे अदिति। थैंक यू मैम। ये देखो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल यहाँ सारे हैप्पी बर्थडे खेल रहे हैं। थैंक यू सब। सबको थैंक यू। हाँ,
अभी तुम्हारा आई थिंक दूसरा एक और है सेमिनार है अटेंड करने के लिए, है ना? मैम Yes, सेमिनार ma'am. Yes, ma'am. जरूरी है मैम वो लगाना। हाँ जी बच्चे, जरूरी है लगाना। वो आपसे पूछेंगे कि कहाँ पर हो, फिर क्या कहेंगे, फिर हम कहेंगे हम थक गए पढ़ के इसलिए हम चले गए। नेटवर्क मैम इशू। अगर ना लगा पाए कुछ नहीं रीजन नहीं, दे ऐसा नहीं तो होता है फिर। आपने डॉगी पेट एनिमल में रखा है? हाँ जी, आपने पेट एनिमल में डॉग रखा है? हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, वो भी क्लास के बीच में सबने बोला विश कर रहे तेरे को। अच्छा, वो इधर उधर लोग जो आते हैं ना उनको देख के वो डराने की कोशिश करता है। उसको कितना भी समझाओ वो सुनता नहीं है, वो कहता है मैं भी आऊंगा साथ में क्लास में। मैम बोलते हैं वो। हाँ, आदित्य को बोला तुमने भी तो इतना अच्छा सा वो इमेज लगा रखी है डॉगी की, क्यूट सा डॉगी ये भी लगा बोल रखा रहा है है। मैम। मैम वो तो मेरी पर्सनल आईडी है ना। दीपक हाँ भी बोल पर्सनल रहा है। आईडी है पर लगा तो रखा है ना क्यूट सा डॉगी। यस डॉग मैम। लवर। डॉग लवर होना चाहिए, अच्छी बात है। ओ लो भाई, दिनेश भाई साहब पूछ रहे हैं। का है? ये दीपक से पूछ रहे हो या मुझे पूछ रहे हो? हम आपसे। जर्मन शेफर्ड। देखा था मैम स्टोरी में। अच्छा, देखा था। वो भी शरारतें करता है, जैसे तुम लोग कहना नहीं ना मानते, वो भी नहीं मानता।